देखिए, कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आप सभी को वर्क पावर एंड एनर्जी से संबंधित न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इस समय इसी टॉपिक के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल आपको बताया जा रहा है। तो कृपया आप लोग भी पूरा सहयोग करें और इन प्रश्नों को हल करें, अधिक से अधिक समझने का भी प्रयास करें। इसलिए आपको यह पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा, स्किप करके मत देखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी एक गलती करते हैं कि बस हम लोग केवल बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, जिससे कि हमें पूरी बात समझ में नहीं आती। वीडियो ही कितना बड़ा है भाई, अधिकतम 20 से 25 मिनट का वीडियो है। अगर हम लोग पढ़ाई के लिए 20-25 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं तो हम करेंगे क्या? हम पढ़ ही तो रहे हैं, तो हमें पढ़ना है तो समय पढ़ाई के लिए ही तो आप दे रहे हैं। इसलिए पूरा ध्यान अच्छे से और इसी को समझने में लगाएं। बाकी आपको हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन विधिवत समझ में आए। तो आपने इससे ठीक पहले जो पिछला वीडियो था उसमें प्रश्न नंबर 6 तक के प्रश्नों का हल आपने प्राप्त किया। अब आप इसके आगे देखिए क्या है। हम प्रश्न नंबर 7 पढ़ते हैं। वो इस प्रकार से है आपकी किताब में कि एक 100 ग्राम द्रव्यमान का पिंड, कितने ग्राम द्रव्यमान का? एक 100 ग्राम द्रव्यमान का पिंड है। ये प्रश्न नंबर 7 है जिसमें दिया है m इक्वल टू 100 ग्राम, यानी एक 100 ग्राम द्रव्यमान का पिंड क्या करता है? पिंड 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यानी उसका प्रारंभिक वेग कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। और ध्यान दें, इस ग्राम को भी सीजीएस पद्धति से एमकेएस पद्धति में बदला लें। यानी इस ग्राम को किलोग्राम में बदलाएंगे तो 1000 से भाग देंगे, या ये कहें कि 10 की घात ऋण 3 से गुणा करेंगे तो ये मान किस में बदल जाएगा? किलोग्राम में। और अधिक अगर आप इसको चेंज करेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ से 0.1 किलोग्राम ही प्राप्त होगा। क्यों? जब आप इसमें 10 की घात ऋण 3 से यानी 1000 से भाग देंगे तो सिर्फ आपको यही मिलेगा 0.1। चलिए, तो हमें m मिल गया। u तो खैर ऑलरेडी MKS में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। पूछ क्या रहा है बच्चों? पूछ हमसे ये रहा है कि पिंड कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यानी उसकी हाइट कितनी होगी, अधिक से अधिक वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो जब वो पूछता है कि वह पिंड कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यानी इसका मतलब है कि वह पिंड अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा पूछ रहा है। और हमने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत था उसमें हमने पढ़ा है, यानी हमने आप लोगों को बताया है कि जब पिंड अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता है उस समय उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी प्रारंभ में उसको दी गई गतिज ऊर्जा, संपूर्ण जो गतिज ऊर्जा भाई प्रारंभ में जब पृथ्वी तल में होंगे तो h वहां होगी नहीं, यानी हाइट होगी नहीं। उस समय पृथ्वी तल में जब होंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य, जब फेंकेंगे उसको तो केवल गतिज ऊर्जा। यानी पृथ्वी तल में अगर हम कुल ऊर्जा कहें तो वो कुल ऊर्जा पूरी गतिज ऊर्जा में ही कन्वर्ट होगी। और जब वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो उस समय क्या होगा? उसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा पूरी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यानी उस समय जो कुल ऊर्जा होगी उसमें पूरा का पूरा रोल, यानी अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा का पूरा रोल स्थितिज ऊर्जा के पास होगा। यानी वहां पर गतिज ऊर्जा आपको समझ में यानी नजर नहीं आएगी, क्योंकि वहां वेग शून्य तो गतिज ऊर्जा शून्य। तो प्रश्न में
हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वह पूछता है कि वह पिंड अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। साथ में यह भी दिया है उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी, यानी टोटल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होगी। कोई बात नहीं। और पूछता है, कह भी देता है कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, हमने इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करें। ये मान लीजिए पृथ्वी तल है, ऐसे यहां से किसी पिंड को हमने फेंका, वो था उस समय उसका प्रारंभिक वेग, और जब हम यहाँ पृथ्वी तल से फेंकेंगे तो ये मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ तक वो जब पहुंचेगा यानी अपनी ये अधिकतम ऊंचाई एच मैक्सिमम प्राप्त करेगा, उस समय उसका अंतिम वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य। यानी अगर पृथ्वी तल पर अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें तो जब यहाँ पर निकालेंगे तो E बराबर जब U प्लस के लगाओगे, यहाँ पर भी आप E बराबर जब आप U प्लस के लगाएंगे तो यहाँ पर U शून्य होगा और यहाँ पर K शून्य होगी। यानी हम ये देख रहे हैं कि पृथ्वी तल में जो कुल ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा पर डिपेंड है, और अधिकतम ऊंचाई पर जो कुल ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा पर डिपेंड है। चलिए कोई बात नहीं, हमने चित्र में यह समझने का प्रयास किया। तो बस हमसे टोटल हाइट पूछी जा रही है और अधिकतम ऊंचाई पर कुल ऊर्जा भी पूछी जा रही, तो नई लाइन से, इसलिए हम पहले ये निकाल ही चुके हैं कि जो पृथ्वी तल पर हमारी गतिज ऊर्जा है वही अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा है। यानी इसलिए चित्रानुसार ध्यान दें, क्या है, पृथ्वी तल पर, कौन से तल पर, पृथ्वी तल पर गतिज ऊर्जा बराबर अधिकतम ऊंचाई पर किसके बराबर है, स्थितिज ऊर्जा की। क्योंकि कुल ऊर्जा का मान हमने पढ़ा है उस सिद्धांत में क्या रहता है, नियत रहता है। तो यानी यहाँ पृथ्वी तल पर जो गतिज ऊर्जा है वही अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा है। तो नई लाइन से पृथ्वी तल पर गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ एम यू स्क्वायर, अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा यानी mgh, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, वस्तु तो वही है, पिंड तो वही है, तो m तो सेम ही है, कट जाएगा। अब आप सोचिए h बराबर यानी gh बराबर क्या मिलेगा, u स्क्वायर अपान 2, या h बराबर u स्क्वायर अपान 2g। कोई बात नहीं, u का मान है कितना, 20, तो 20 का वर्ग यानी 20 गुणित 20 अपान 2। g की वैल्यू है क्या, हम तो जब यहाँ से निकालेंगे तो g की वैल्यू निकल आएगी, आपकी निकल के आएगी, दी ही है कितनी, मात्र 10। तो ये 2 गुणित 10 यानी 20 से 20 कैंसिल, तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, वह पिंड अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। अब यह भी पूछता है कि इस ऊंचाई पर उसकी कुल ऊर्जा क्या है, तो वो आप चित्र में देख ही रहे हो कि अधिकतम ऊंचाई पर, कौन सी ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर कुल ऊर्जा अगर आप निकालेंगे तो कैपिटल E बराबर U प्लस के से, तो वहां पर केवल U मिलेगी, क्योंकि V के शून्य होने से गतिज ऊर्जा तो शून्य ही हो जाएगी। यानी U बराबर तो mgh प्लस 0, m का मान क्या होगा, m का मान है आपके 0.1, g का मान क्या है 10, और h का मान अभी अभी निकाला है 20 मीटर। तो हम ये देखेंगे कि इसका हल हमको क्या मिलेगा, 20 जूल। यानी अधिकतम ऊंचाई पर अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें तो उसका भी मान कितना आएगा, आपके लिए
मात्र 20 जूल। तो हमें अपने दोनों आंसर मिल गए, जिसमें हमने यह भी निकाल लिया कि वह पिंड अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, और हमने यह भी निकाल लिया कि उसकी अधिकतम ऊंचाई यानी बिंदु बी पर कुल ऊर्जा होगी कितनी। तो अब हमें इस प्रश्न के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 8। तो अब हम प्रश्न नंबर 8 भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने जैसे अभी इस प्रश्न को देखा, तो आपको ये लगा होगा कि हम कम से कम अब इस प्रकार के भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब आगे के भी प्रश्न सब ऐसे ही हैं, उनमें ऐसी कोई खास बात नहीं है जिनको समझने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़े। वो बहुत कुछ सोचने का काम हमारा है, हम खुद सोचेंगे, उसको सरल करेंगे, तब हम आप लोगों को जो बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यदि आपने ध्यान से पढ़ने का प्रयास किया तो आप 100% सफल होंगे। ध्यान दीजिए अब आगे, जैसे प्रश्न नंबर 8 है, वो क्या है? कहता है 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को कितने किलोग्राम द्रव्यमान के m = 0.2 किलोग्राम बोलता है। ठीक है, तो 0.2 किलोग्राम के द्रव्यमान वाले एक पिंड को 10 मीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक चाल यानी स्मॉल u = 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, चाल से कहता है पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका गया है। कहता है नंबर 1 पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। हालांकि स्मॉल जी भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए नई लाइन से के आई = ½ mu² से, तो हमने जैसे ही इसको सरल किया, ½ m की वैल्यू 0.2, u का मान हमें मालूम ही है 10 × 10, तो एक 10 से इसका पॉइंट लेस हो जाएगा, 2 से 2 बनली, हमारे पास क्या बचेगा 10, यानी हमारी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो कितनी निकली 10 जूल। तो हमारा पहला आंसर जो हमको मिला, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी पृथ्वी तल पर यानी यहाँ पर जो मिलती है वो कितनी मिली 10 जूल। बाद में क्या बोलता है? कहता है दूसरा, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में पिंड की स्थितिज ऊर्जा। हम आपको अभी अभी बता दें, फिर से बता दें, आप फिर इस चित्र में आए, वापस प्रश्न नंबर 7 में आए। पृथ्वी तल पर जो पिंड की कुल ऊर्जा थी वो कुल ऊर्जा किसके बराबर थी? गतिज ऊर्जा के। और यही कुल ऊर्जा तो कभी बदलती नहीं, यानी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के अनुसार स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। तो हमने प्रारंभिक में ये देखा कि प्रारंभिक में तो स्थितिज ऊर्जा थी नहीं, केवल गतिज ऊर्जा पूरी जिम्मेदारी लिए थी। अब कहता है दूसरे स्टेप में अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, तो हमने अभी अभी बताया और दिखाया भी आपको कि जब आप अधिकतम ऊंचाई पर आएंगे तो जो गतिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेग शून्य हो जाता है और संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि कौन सी ऊंचाई पर? अधिकतम ऊंचाई पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। और यदि ऐसा है तो नई लाइन से, इसलिए आपकी यानी अधिकतम ऊंचाई पर, इसलिए अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा बराबर यानी वही के आई यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये कितनी हो जाएगी? यानी वही आपका आंसर 10 जूल ही निकलेगा। कितना निकलेगा? 10 जूल। चलिए, इसमें तो कई पार्ट हैं, अब हम अपने अगले पार्ट को देखते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं। कहता है पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर यानी 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी?
ध्यान दीजिए, हम एक साइड में दूसरा चित्र बनाते हैं ऐसे। ये पृथ्वी तल है, ये उसकी अधिकतम ऊंचाई है। हमें वो नहीं मालूम है कि ये कितनी है, क्योंकि ऐसा प्रश्न में कोई जिक्र भी नहीं है। इतना हम जानते हैं ये अधिकतम ऊंचाई है, यानी यहाँ पर इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। और इस समय इसकी टोटल गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, u में। और इसको हम बिंदु B मान लें। यहाँ पर कहीं ये पृथ्वी तल है, इसको हम बिंदु A मान लें। और ये पर कहीं बिंदु C है, और ये हाइट हम मान लें 2.5 मीटर। कितने मीटर, 2.5 मीटर। कहता है बिंदु C पर, यानी यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी, यानी बिंदु C की जो गतिज ऊर्जा है, यानी kc इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम इतना तो जानते हैं कि यदि पृथ्वी तल पर हम कुल ऊर्जा की बात करें तो E बराबर KI, यहाँ पर बात करें तो U। लेकिन अगर हम बीच की बात करें तो यहाँ तो गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो पूछता हमसे क्या है, गतिज ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकालने के दो आपके पास ऑप्शन है। या तो बिंदु C पर पहले आप वेग निकाल लें। क्या निकाल लें, वेग। वेग कैसे, जब हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव से उसके वेग में क्या आएगी, कमी। तो वो हम फार्मूला जानते हैं कि आखिरकार बिंदु C पर वेग क्या होगा, v² बराबर u² माइनस 2gh से। अब इससे वेग आ जाएगा। फिर जब वेग आ जाएगा तो बिंदु C पर गतिज ऊर्जा भी निकाल लेंगे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हमको 2.5 मीटर ऊंचाई पर हम स्थितिज ऊर्जा निकाल लें, फिर कुल ऊर्जा में इस स्थितिज ऊर्जा को घटा दें, तो अपने आप हमें उसकी गतिज ऊर्जा का ही मान शेष मिलेगा। दो स्थितियां हैं, दो में से आप चाहे जैसे लगा ले। तो चलिए हम वेग निकाल करके ही लगवा देते हैं। हम ऐसा मान लें कि माना बिंदु C पर वेग क्या है, v डैश है। क्या है, तब तीसरे समीकरण से v' बराबर u² माइनस 2gh से। क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। अब बोलिए u हमारा है कितना, प्रारंभिक वेग कितना है, 10 का वर्ग माइनस 2g का मान तो हो गया 10, और h कितना ऊंचाई तक जाने में, 2.5। तो ये 2.5 दूनी 5, 5 दे हम 50, तो 10 का वर्ग 100 ऋण 50, तो बराबर आ गया 50। यानी इस समय जो हम अगर v' का मान 50 है, यानी इसलिए v' बराबर √50 मीटर प्रति सेकेंड। कुल मिलाकर के अगर हम बिंदु C पर उसके वेग की बात करें तो इतना है। तो वहां पर हम गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। तो अतः गतिज ऊर्जा kc बराबर ½ mv'²। तो ½ m की वैल्यू तो वही है 0.2, और अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो v' का मान हमें पता है 50 है। इससे इसका पॉइंट लेस हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे। हमें अपना जवाब कितने जूल मिल जाएगा, यानी बिंदु C पर जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, 5 जूल। तो ये भी आप समझ लें कि वहाँ स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, 5 जूल, क्योंकि कुल ऊर्जा भी हमारी क्या है, 10 जूल। कोई बात नहीं, हमने अपने इन दोनों प्रश्नों को विधिवत हल किया, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसा हमें विश्वास है कि आप लोग भी समझेंगे और हम भी प्रयास करेंगे, तभी तो कार्य सफल होगा। तो चलिए सभी छात्र, आप लोगों को, सभी छात्रों से हमारा यही कहना है कि आप लोग इसको विधिवत तैयार करें और अपना वही कार्य कि भाई अधिक से अधिक इसका सहयोग करें, यानी इसको शेयर करें, अधिक से अधिक इसमें आप लोग अपना योगदान दें। और तब तक आप लोग इन्हें तैयार करें, फिर हम आपको अगले वीडियो में इसके आगे आने वाले प्रश्नों का हल आपको बताएंगे।